नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम अफसपा को 4 राज्यों में 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया। वर्ष 2022 के चिकित्सा विज्ञान के नोबेल पुरस्कार की घोषणा विलुप्त होमिनिन के जीनोम और मानव विकास पर शोध के लिए की गई। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और टीवी चैनलों से बैटिंग से जुड़ी वेबसाइट्स के विज्ञापनों को रोकने के लिए कहा है। भारत में व्यापक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। श्रम पर संसदीय स्थायी समिति ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट सौंपी है। जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन के तहत घरेलू नल कनेक्शन की क्रियाशीलता का आकलन 2022 रिपोर्ट जारी की। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अफसपा यानी कि सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम को 4 राज्यों में 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। नागा शांति प्रक्रिया के परिणाम पर अनिश्चितता की वजह से असम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में अफसपा को जारी रखा गया है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों ने असम, मणिपुर और नागालैंड में अशांत क्षेत्रों की संख्या को कम कर दिया था। इन सभी राज्यों के अलावा अफसपा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी लागू है। अफसपा के तहत सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए विशेष शक्तियां प्रदान की जाती हैं। अफसपा अधिनियम 1958 की धारा 3 के तहत किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है जब किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र या पूरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक हो जाता है। तब उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र या पूरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र राज्य के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। अफसपा अधिनियम की धारा 4 के तहत सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में व्यवस्था बहाल करने के लिए असाधारण शक्तियां प्रदान की जाती हैं और साथ ही धारा 6 सशस्त्र बलों को इस संबंध में कार्रवाइयों से उन्मुक्ति का उपबंध करती है। त्रिपुरा ने वर्ष 2015 में अधिनियम को निरस्त कर दिया था। वहीं गृह मंत्रालय ने वर्ष 2018 में मेघालय से अफसपा वापस ले लिया था, जहां पर यह 27 वर्षों से लागू था। अगली खबर चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। विलुप्त होमिनिन के जीनोम और मानव विकास पर शोध के लिए वर्ष 2022 के चिकित्सा विज्ञान के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। निएंडरथल की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए स्वीडिश अनुवांशिकीविद स्वांते पाबो को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। निएंडरथल मानव की एक प्रजाति है। ये लगभग 30,000 वर्ष पहले विलुप्त हो गई थी, लेकिन स्वांते पाबो के शोध की वजह से पैलियोजीनोमिक्स नामक एक नए वैज्ञानिक अध्ययन क्षेत्र का उदय हुआ है। प्राचीन या विलुप्त जीवों के जीन के अध्ययन और विश्लेषण को पैलियोजीनोमिक्स कहा जाता है। ऐसे विलुप्त जीवों की सीक्वेंसिंग कठिन होती है क्योंकि समय के साथ उनके डीएनए का क्षय और उनमें रासायनिक परिवर्तन होता रहता है। इस चुनौती को दूर करने के लिए निएंडरथल के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का अध्ययन किया गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसमें एटॉमिक डीएनए की तुलना में डीएनए का केवल एक अंश होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हजारों प्रतियों में मौजूद होते हैं। इससे सीक्वेंसिंग की संभावना बढ़ जाती है। स्वांते पाबो ने इससे पहले अज्ञात होमोनिन डेनिसोवा की भी महत्वपूर्ण खोज की थी। उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि लगभग 70,000 वर्ष पहले अफ्रीका से प्रवासन के बाद इन विलुप्त होमोनिन से होमोसेपियंस में जीन स्थानांतरण हुआ था। न्यूक्लियर डीएनए और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बीच में अंतर की बात करें तो न्यूक्लियर डीएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए गोलाकार होता है, जबकि न्यूक्लियर डीएनए आकार में रैखिक होते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए माता से प्राप्त होता है, लेकिन न्यूक्लियर डीएनए माता पिता दोनों से प्राप्त होता है। नोबेल पुरस्कारों की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत से की गई थी। वर्ष 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए थे। इसमें प्रत्येक पुरस्कार के तहत 10 मिलियन क्रोनोर यानी स्वीडिश मुद्रा प्रदान किए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: चिकित्सा, भौतिकी, रसायन विज्ञान, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति।
नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है, जबकि और सभी पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं। अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार नोबेल ने नहीं बल्कि वर्ष 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने शुरू किया था। अगली खबर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से संबंधित है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने OTT प्लेटफॉर्म्स और टीवी चैनलों से बैटिंग यानी सट्टे से जुड़ी वेबसाइट्स के विज्ञापनों को रोकने के लिए कहा है। मंत्रालय ने दोहराया कि सैटेलाइट टीवी, OTT प्लेटफॉर्म्स और अन्य डिजिटल मीडिया को जुए और बैटिंग को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों का प्रसारण तुरंत बंद कर देना चाहिए। ये उपभोक्ताओं, विशेष तौर पर युवाओं और बच्चों को आर्थिक नुकसान पहुंचाता है, साथ ही सामाजिक आर्थिक खतरे भी पैदा करता है। मंत्रालय ने कहा है कि देश के अधिकांश हिस्सों में बैटिंग और जुआ गैर कानूनी है, इसलिए ऑनलाइन विदेशी बैटिंग प्लेटफॉर्म्स का कोई भी प्रत्यक्ष या सैरोगेट विज्ञापन भी गैर कानूनी है। सैरोगेट विज्ञापन ऐसे उत्पाद का विज्ञापन करने की रणनीति है जिसका प्रत्यक्ष तौर पर विज्ञापन नहीं किया जा सकता है, और इसका कारण ये है कि ऐसे उत्पादों के विज्ञापन कानून द्वारा या तो प्रतिबंधित होते हैं या फिर निषिद्ध होते हैं। ऐसे विज्ञापन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के भ्रामक विज्ञापनों और भ्रामक विज्ञापनों के अनुमोदन की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश 2022 के तहत प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। मंत्रालय ने इस प्रतिबंध के लिए इन कानूनों का भी हवाला दिया है, जिसमें शामिल है केबल टीवी नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 के तहत विज्ञापन संहिता। ये विज्ञापन के माध्यम से की गई प्रस्तुति और दावों की सच्चाई और ईमानदारी सुनिश्चित करती है। इसके अलावा भ्रामक विज्ञापनों से सुरक्षा का प्रावधान भी करती है। दूसरा है सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021। ये ऑनलाइन प्रकाशकों के कंटेंट के विनियमन के लिए एक रूपरेखा निर्धारित करते हैं। वैसे बैटिंग और जुआ राज्य सूची के विषय हैं, लेकिन ऑनलाइन बैटिंग और जुए के गवर्नेंस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसे कानूनी दर्जा देने वाला सिक्किम पहला राज्य है, जबकि इस पर प्रतिबंध लगाने वाला तेलंगाना पहला राज्य है। अगली खबर भी संचार क्षेत्र से जुड़ी हुई है। भारत में व्यापक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। भारत में सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की मांग बढ़ रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जियो, वनवेब, ह्यूजेस और टाटा समर्थित नेल्को जैसी कंपनियां इन सेवाओं को प्रदान करने की तैयारी कर रही हैं। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा के तहत ब्रॉडबैंड सेवाएं ऑप्टिकल फाइबर या मोबाइल नेटवर्क की बजाय सीधे कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। हाल ही में वैश्विक सैटेलाइट संचार क्षेत्र में 2 प्रमुख घटनाक्रम हुए हैं। सबसे पहला है लियो का उदय यानी निम्न भू कक्षा समूह का उदय। ये वैश्विक कवरेज और कम विलंबता वाली सेवा प्रदान करता है। और दूसरा है हाई थ्रूपुट सैटेलाइट सर्विस। ये अभूतपूर्व क्षमता और लचीलापन प्रदान करती है। आपको बता दें कि सितंबर 2022 में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदाता ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया ने इसरो के उपग्रहों द्वारा संचालित भारत की पहली हाई थ्रूपुट सैटेलाइट सर्विस ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की थी। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करती है, जहां पर स्थलीय नेटवर्क स्थापित नहीं किए जा सकते हैं। इसके अलावा इसे तुरंत स्थापित किया जा सकता है। इसमें सुदूर स्थलों, दुर्गम स्थानों, कठोर मौसम और स्थलीय बाधाओं से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद संचार सेवा प्रदान की जा सकती है। हालांकि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा से जुड़ी कई चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे कि सैटेलाइट इंटरनेट की लेटेंसी वीडियो चैट जैसे रियल टाइम एप्लीकेशन को प्रभावित कर सकती है। सैटेलाइट डेटा ट्रांसफर धीमी इंटरनेट गति और सीमित उपग्रह बैंडविड्थ प्रदान कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिग्नल को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। आसपास का परिवेश, मैसेज का आकार और सैटेलाइट नेटवर्क की स्थिति और उपलब्धता भी कनेक्शन के समय को प्रभावित कर सकते हैं। अगला है श्रम पर संसदीय स्थायी समिति ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में प्रमुख निष्कर्ष और सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के तहत 4 लाख उम्मीदवारों में से केवल 8% को ही रोजगार प्राप्त हुआ है। राज्य कोषागार से धनराशि जारी करने में भी देरी देखी गई है। इसके लिए रिपोर्ट में समाधान प्रस्तुत किया गया है कि अधिक स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रमाणन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा कुल नामांकित उम्मीदवारों में से लगभग 20% ने बीच में ही प्रशिक्षण कार्यक्रम छोड़ दिया। इसके लिए ये समाधान दिया गया कि प्रशिक्षण बीच में छोड़ने वालों को रोकने के लिए आवश्यक उपाय किए
जाने की जरूरत है। तीसरा बिंदु था प्रशिक्षण कोर्स, पाठ्यक्रम और प्रदान किए गए व्यवहारिक कौशल उद्योग मौजूदा आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं। इसके लिए रिपोर्ट में ये समाधान दिया गया कि उद्योगों के साथ साझेदारी में नियोजन के दौरान प्रशिक्षण और कोर्स प्रदान किए जा सकते हैं। साथ ही रोजगार मेलों का आयोजन भी किया जा सकता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 को कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की प्रमुख योजना के रूप में शुरू किया गया था। ये लघु अवधि के निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करके कौशल विकास को प्रोत्साहन प्रदान करती है। ये युवाओं को कौशल प्रमाणन प्राप्त करने के लिए मौद्रिक पुरस्कार प्रदान करके इस योजना को प्रोत्साहित करती है। इस योजना के दो प्रमुख घटक हैं, केंद्र प्रायोजित केंद्रीय रूप से प्रबंधित, जिसमें कि लघु अवधि प्रशिक्षण, पूर्व शिक्षण की मान्यता और लघु या नवीन अवधि के प्रशिक्षण के लिए विशेष परियोजनाएं शामिल हैं। इस योजना को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम कार्यान्वित कर रहा है। और दूसरा घटक है केंद्र प्रायोजित और राज्य प्रबंधित। इसका कार्यान्वयन राज्य कौशल विकास मिशन कर रहे हैं। ये घटक राज्य विशेष पारंपरिक कौशल के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पहलों का समर्थन करता है। जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन के तहत घरेलू नल कनेक्शन की क्रियाशीलता का आकलन 2022 रिपोर्ट जारी की। घरेलू नल कनेक्शन की क्रियाशीलता रिपोर्ट तृतीय पक्ष एजेंसी द्वारा प्रतिवर्ष तैयार की जाती है। इसका उद्देश्य पर्याप्त निगरानी सुनिश्चित करना है। इस निगरानी को जल जीवन मिशन के तहत अनिवार्य किया गया है। घरेलू नल कनेक्शन की क्रियाशीलता का मतलब है जल की आपूर्ति करने वाले घरेलू नल कनेक्शन से। इसके तहत पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 55 लीटर प्रति व्यक्ति दैनिक जलापूर्ति की जानी चाहिए। इसके अलावा निर्धारित गुणवत्ता होनी चाहिए। इसके अलावा जल की गुणवत्ता निर्धारित की गई है और जल की गुणवत्ता BIS 10,500 मानक के अनुसार होनी चाहिए। साथ ही घरेलू नल कनेक्शन की क्रियाशीलता नियमित आधार पर लंबे समय तक निरंतर आपूर्ति करके की जानी चाहिए। इस रिपोर्ट के निष्कर्षों के मुताबिक 62% परिवारों को अपने परिसर में पूरी तरह से क्रियाशील नल के पानी के कनेक्शन प्राप्त हुए हैं। देश में कुल मिलाकर FHTC यानी घरेलू नल कनेक्शन क्रियाशीलता में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2021-22 में 14% की वृद्धि हुई है। क्रियाशील नल के मामले में पुडुचेरी 88%, तमिलनाडु 86% और हिमाचल प्रदेश को 82% सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए हैं। आपको बता दें कि जल जीवन मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र और राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के बीच निधि आवंटन हिस्सेदारी कई अनुपात में है। बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र सरकार 100% वित्त पोषण प्रदान करेगी। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों तथा विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 90 और 10 के अनुपात में और बाकी राज्यों के लिए 50-50 के अनुपात में। इसका लक्ष्य ग्रामीण भारत के सभी घरों में वर्ष 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। ये मिशन पंचायती राज संस्थाओं और समुदायों को जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन में शामिल करके उन्हें सशक्त बनाता है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। व्यापार और विकास रिपोर्ट 2022। ये व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की प्रमुख वार्षिक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में वर्ष 2022 में 2.6% की दर से वृद्धि होने का अनुमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2022 में 5.7% और वर्ष 2023 में 4.7% की दर से वृद्धि का अनुमान है। उच्च वित्त पोषण लागत और सीमित सार्वजनिक व्यय के परिणाम स्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट दर्ज की गई है। राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी NARCL बेड बैंक के रूप में स्थापित NARCL को गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की बिक्री शुरू हो गई है। NARCL एक कॉरपोरेट संरचना है। NARCL लीड बैंक को एक प्रस्ताव देकर उसकी NPA का अधिग्रहण करेगा। इसकी अधिकांश हिस्सेदारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास है। इसका प्रायोजक बैंक कैनरा बैंक है। NARCL बैंकों से उच्च मूल्य के NPA खातों का अधिग्रहण करेगी। ये 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा और इस तरह से ये कुल 2 लाख करोड़ रुपए की परिसंपत्ति का अधिग्रहण करेगी। चावल श्रेणीकरण और विपणन नियम 1939। सरकार ने चावल के शिपमेंट को मंजूरी देने के लिए वर्ष 1939 के नियमों को लागू किया है। इस शिपमेंट में कुछ मात्रा में टूटे चावल यानी ब्रोकन राइस मौजूद हैं।
वर्ष 1939 के नियम थोक सहित पॉलीप्रोपाइलीन बैग में चावल के निर्यात से संबंधित नहीं है। ये नियम जूट की बोरियों में ही निर्यात की अनुमति देते हैं। टूटे हुए अनाज में बड़े टूटे हुए अनाज के दाने शामिल होते हैं। टूटे अनाज में अनाज के दाने के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनकी लंबाई आधे से ज्यादा होती है, लेकिन ये पूर्ण दाने नहीं होते हैं। बायोमास को फायरिंग। सरकार ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन समर्थ मिशन की शुरुआत की है। वित्त वर्ष 2020-21 तक केवल 8 विद्युत संयंत्रों में बायोमास को पैलेटों को फायर किया जा रहा था। वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 39 हो गई है। बायोमास को फायरिंग का अर्थ कोयले से संचालित विद्युत संयंत्रों में कोयले के साथ साथ बायोमास का भी दहन है। को फायरिंग के लिए 3 अलग अलग अवधारणाएं हैं: प्रत्यक्ष को फायरिंग, अप्रत्यक्ष को फायरिंग और समानांतर को फायरिंग। को फायरिंग से कम पूंजी लागत आती है, उच्च दक्षता होती है, आर्थिक लाभ में वृद्धि होती है और बढ़ते आकार तथा पारंपरिक कोयला विद्युत संयंत्रों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन के कारण कम विद्युत लागत शामिल होती है। इंग्लैंड ने हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग या फ्रैकिंग से प्रतिबंध हटाया। फ्रैकिंग शैल चट्टानों से गैस और तेल निकालने की तकनीक है। इस तकनीक में पृथ्वी की सतह के भीतर चट्टान में ड्रिलिंग की जाती है और इसके बाद ड्रिलिंग से बने बोरहोल के माध्यम से चट्टानों की सतह पर जल, रेत और रसायनों के उच्च दबाव युक्त मिश्रण को पंप किया जाता है। इस मिश्रण से चट्टान में दरार हो जाती है और इस तरह से चट्टान की परतों से गैस निर्मुक्त होने लगती है। गैस चट्टान से पाइपों में प्रवाहित होने लगती है और भू सतह पर आ जाती है। इस तकनीक का विरोध इसलिए किया जाता है क्योंकि चट्टान में उच्च दबाव पर तरल पदार्थ को इंजेक्ट करने से पृथ्वी की सतह पर कंपन उत्पन्न होने का खतरा रहता है। फ्रैकिंग तकनीक में चट्टान की परत में फंसे तेल और गैस को बाहर निकालने के लिए ग्वारगम या क्लस्टर बीन पाउडर का उपयोग किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2022। इस वर्ष 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस 2022 के रूप में मनाया गया। इसकी थीम है माइंड द गैप, लीव नो वन बिहाइंड एंड नो प्लेस बिहाइंड। संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक वर्ष अक्टूबर महीने के प्रथम सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में नामित किया है। ये हमारे पर्यावासों की स्थिति और सभी के लिए पर्याप्त आश्रय के आधारभूत अधिकार को प्रतिबिंबित करता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम भी अंत्योदय से सर्वोदय के गांधीवादी दर्शन को व्यक्त करती है। सिटीज यानी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन कार्यक्रम। राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान NIUA सिटीज कार्यक्रम के तहत एक फोटोग्राफी प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। इसका शीर्षक है भविष्य के शहर। सिटीज आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, फ्रांसीसी विकास एजेंसी, यूरोपीय संघ और NIUA का एक संयुक्त कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू विशेषज्ञों के माध्यम से अनुदान एवं तकनीकी सहायता के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ये कार्यक्रम चैलेंज प्रोसेस के माध्यम से स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए कार्यक्रम का मुख्य घटक है। चैलेंज प्रोसेस कार्यक्रम मोहुआ ने शुरू किया था। हल्का युद्धक हेलीकॉप्टर। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित बहुउपयोगी हल्के युद्धक हेलीकॉप्टर प्रचंड को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। इसके साथ ही भारत लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाने वाला विश्व का 7वां देश बन गया है। इस हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। इस हेलीकॉप्टर की रेंज 550 किलोमीटर तक है। ये एक बार में लगातार 3 घंटे से ज्यादा समय तक उड़ सकता है। इसकी सर्विस सीलिंग 6.5 किलोमीटर है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर लैंडिंग कर सकता है और उड़ान भी भर सकता है। ये काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम से लैस है। ये इसे शत्रु के रडार या शत्रुओं की मिसाइलों के इंफ्रारेड सीकर्स से बचाता है। षणमुगा कला विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी यानी शास्त्र रामानुजन पुरस्कार। वर्ष 2022 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर यूनकिंग टैंग को प्रदान किया जाएगा। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार को वर्ष 2005 में स्थापित किया गया था। ये पुरस्कार रामानुजन द्वारा प्रभावित गणित के क्षेत्रों में 32 वर्ष या उससे कम आयु के युवा गणितज्ञों के उत्कृष्ट योगदान के लिए हर वर्ष दिया जाता है। यूनकिंग की रचनाएं परिष्कृत तकनीकों का एक उल्लेखनीय संयोजन प्रदर्शित करती हैं।
इनमें मॉड्यूलर वक्रों और शिमुरा किस्मों यानी संख्या सिद्धांत के अंकगणित और ज्यामिति केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। गूगल फॉर स्टार्टअप्स एक्सेलरेटर इंडिया वुमेन फाउंडर्स कार्यक्रम। हाल ही में गूगल ने अपने कार्यक्रमों के पहले समूह में 20 महिलाओं द्वारा स्थापित या सह स्थापित स्टार्टअप्स का समर्थन करने की घोषणा की है। इसे विशेष रूप से महिलाओं द्वारा स्थापित स्टार्टअप्स के लिए डिजाइन किया गया है। ये भारत के डिजिटल रूप से प्रशिक्षित कार्यबल के विभिन्न वर्गों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में सुधार करता है। इसका उद्देश्य नेटवर्क और पूंजी तक पहुंच, नियोजन से जुड़ी चुनौतियों और परामर्श जैसे कई अन्य विषयों पर ध्यान केंद्रित करना है। इसके कुछ चयनित स्टार्टअप्स में शामिल हैं एस्पायर फॉर हर, एल्डा हेल्थ, जंपिंग माइंड्स, मिमेराकी, ओपीओडी ऑडियो और पिक माई वर्क आदि। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए। और अगर ये कंटेंट और जानकारी आपको पसंद आ रही है तो और छात्रों के बीच में भी इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी अपील के साथ विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।